देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ये है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, आ सोर्सेस ऑफ गया सर। बिजनेस। इसमें आज हम पढ़ेंगे चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब जब भी हम पैसा मतलब फाइनेंस करते हैं, बिजनेस में पैसा लाते हैं, तो क्या चॉइस होती है हमारे पास, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले जो है, अ बिजनेस कैन रेज फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो बिजनेस है ना, ये कई जगह से पैसे को रेज कर सकती है बाय वे ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। या तो शेयर्स इशू करा के कर सकती है, या दूसरे नंबर पे रिटेन्ड अर्निंग्स, अर्निंग्स को रिटेन करके कर सकती है, या डिबेंचर को इशू करके कर सकती है, या लोन से ले सकती है। तो आप देखोगे इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखिए, कमर्शियल बैंक के थ्रू ले सकती है, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू ले सकती है। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल है, और इनके ऊपर हम पढ़ेंगे कि ये इसमें होता क्या है बेसिकली। तो आप देखिए, चॉइसेस की कमी नहीं है। अगर मैं आपकी चॉइस आपको गिनवाऊं तो नंबर 1 इशू ऑफ शेयर्स, नंबर 2 रिटेन्ड अर्निंग्स, नंबर 3 डिबेंचर्स, नंबर 4 लोन्स लेके, नंबर 5 कमर्शियल बैंक लेके, फिर पब्लिक डिपॉजिट। तो 6 तो यहीं पे दिख गए आपको। तो हमारे को कम से कम 6 टाइप्स तो यही दिख रहे हैं जो मैं टिक लगा रहा हूँ। आप देखेंगे कि जो मैं टिक लगा रहा हूँ, ये एक हो गया, एक रिटेन अर्निंग्स हो गया, एक इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, एक लोन हो गया, और कमर्शियल बैंक और पब्लिक डिपॉजिट। तो आप देखेंगे 6 जो है हमारे पास यहीं पे है, ईच ऑफ देम हैविंग इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। और देखिए एक खास बात क्या है कि सबके अपने कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। जैसे अगर आप इशू ऑफ शेयर्स से पैसे रेज करते हो तो इसका कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हो रिटेन अर्निंग्स, जिसके अंदर बिजनेस का पैसा रोक के रख लिया जाता है, तो इसका अपना खुद का कुछ नुकसान है और कुछ फायदा भी है। तो ये आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्शंस लेना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक सोर्स अच्छा यूज हो सके और दूसरा नुकसान भी कर सके। तो ऐसा जरूर हो जाता है, तो बिजनेस को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा सोर्स वो चुनना चाहती है। हाँ बोलिए, किसी को पूछना है कुछ? ठीक है, अब सर हम मैं कि ना जैसे आपने ये सब इतने सारे बताया, तो इसमें सर रिस्क भी काफी ज्यादा होता है ना, कि जिस वजह से हाँ बिजनेस बेटा, कई बार डूब जाते हैं, बंद हो जाते हैं रिस्क कंपनी। है। अगर आप इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हो तो बहुत भयंकर रिस्क है, क्योंकि जिसने पैसे लगाए हैं वो फंस सकता है उसका पैसा। लेकिन और बिजनेस के लिए भी रिस्क है, क्योंकि अगर ढंग से बिजनेस नहीं प्रॉफिट दे पाएगी, उनको डिविडेंड नहीं देगी, तो फिर वो लोग वोटिंग में उसके अगेंस्ट में वोट कर देंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी हैं बड़े बड़े पद पे उस पे, वो सब हट जाएंगे। तो उनकी जो है नौकरी खतरे में आ जाएगी, या यूं कह लो उनकी पोस्ट जो है खतरे में आ जाएगी। एम आई क्लियर टू यू? लेकिन आपने तो कहा था इशू ऑफ शेयर्स में मतलब कुछ नहीं वो रहता है, कंपनी को कभी नुकसान होता ही नहीं है। नहीं, कंपनी को नुकसान, मैंने ये भी तो कहा था कि वोटिंग राइट होता है। जो इशू ऑफ शेयर्स करते समय जो शेयर होल्डर होते हैं, जैसे मान लो मैंने शेयर खरीदा, तो मेरे पास वोटिंग राइट रहेगा। तो मैं, अगर मैं खुश नहीं हूँ कंपनी के डिसीजन से, अगर मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करके और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटवा सकता हूँ। तो जितने शेयर होल्डर होते हैं वो नाराज हो जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति। दूसरी बात, जब कंपनी कोई अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी, ग्रो करना चाहेगी, तो ऐसे में बोर्ड ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसके फैसले को मानने से मना कर देंगे, बोलेंगे कि हमें नहीं करना, क्योंकि उनकी भी राय ली जाती है। नई राय लोगे तो फिर आपको हटा देंगे वो। तो इसीलिए ये, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि भाई पैसा लौटाना नहीं है पूरी जिंदगी भर, तो वो अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। तो इनके बारे में जितने भी आप सोर्सेस ऑफ फाइनेंस देख रहे हो यहाँ पे, इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सबके बारे में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में जितना भी हम यहाँ पे सोर्स देख रहे हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके मैं उसको आपके सामने डिस्कस करूँ। और सबसे पहले स्टार्ट करूंगा रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसका दूसरा नाम है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि आप अपने प्रॉफिट्स को जो है दोबारा से ला के बिजनेस में ही लगा दे। देखिए कंपनी के पास एक अधिकार होता है जिसके अंदर वो अपने जो साल भर में जो उसने प्रॉफिट कमाया है, उसी प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लगा सकती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब इस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लगाती है, तो हो सकता है कि
शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर इस बात से नाराज हो जाए। कोई गेस करेगा कि क्यों नाराज होंगे? उन्हें पैसे क्या कम सर? मिलेंगे इससे। क्या? फिर से बताओ बेटा, सही बता रही हूँ। उन्हें फिर ऐसे कम मिलेंगे प्रॉफिट अगर उनका यूज बिल्कुल कर सही। दिया गया अगर तो। बिजनेस अपना ही प्रॉफिट ले आके और बिजनेस में खुद लगा दे, तो इक्विटी शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट अगर उन्होंने बिजनेस में नहीं लगाया होता तो वो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड में दिया जाता। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इक्विटी शेयर होल्डरों का डिविडेंड पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनको अपना एक तरह से उन्हीं के पैरों पे कुल्हाड़ी चल जाती है। जो पैसा उनको मिल सकता था वो पैसा बिजनेस में दोबारा लग गया, तो इस बात से लेके वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से डिससेटिस्फाई होते हैं। तो पहले उनको आपको मनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम पहले देखते हैं कि रिटर्न अर्निंग क्या होता है और फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजुअली अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू द रिजर्व्स एवरी ईयर एंड इट कैन बी रिटेन्ड और री इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। दो चीजें बताइए। कह रहा है कि जो जनरली क्या होता है स्टूडेंट, कि जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस में, इस प्रॉफिट को हम रिजर्व्स में ले जाके हर साल जमा करते हैं और इसी पैसे को बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्नाइज करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप इसी पैसे को ले जाके और बिजनेस में दोबारा से लगा दोगे तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अब देखो, ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बाहर से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। ठीक है, तो आपको भीख नहीं मांगने पड़ेंगे, आपके पैसे अपने ही बिजनेस का पैसा खुद लगा लोगे आप, इसके खुद के, मतलब आपके पास अथॉरिटी ज्यादा हो। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। ठीक है, इसका नुकसान क्या है? कि अब नुकसान ये है कि जो पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हो, कायदे में देखा जाए तो इस पैसे को आपको बांटना था अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, डिबेंचर होल्डर्स में। तो जिनकी सर मजबूरी है वो तो हाँ, जैसे अग, बोलो। सर जैसे ये परचेज हम करते हैं, सेल करते हैं, तो ये सर बिजनेस में लगाना हुआ, हाँ पैसे को सर वेजेस दिया तो वो भी बिजनेस में। तो सर ये इक्विटी शेयर जो हमने दिया शेयर होल्डर्स को, ये भी तो हम्म, बिजनेस में उन्हें पैसे है ना वापस से, देखिए बेटा, डिविडेंड। बात, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, कोई भी कंपनी ना डे टू डे नीड्स के लिए इक्विटी शेयर जल्दी लेती नहीं। जो आपने एग्जांपल मुझे दिया कि सर हमने सामान खरीदा, हमें वेजेस देना है, हमें सैलरी देना है, हमें छोटे मोटे काम करने के लिए खर्चे करने हैं, तो बिजनेस इस तरह के जो खर्चे होते हैं इसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है ज्यादा एक साल के लिए होता है। तो कंपनी इस पैसे को यूज करने के लिए कभी भी इक्विटी शेयर नहीं लेगी, ये 100% मान लीजिए, क्योंकि अगर ले रही है तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। क्योंकि इक्विटी शेयर आपने एक बार ले लिया तो ये पैसा हमेशा बिजनेस में यूज होता है। तो इसीलिए जब भी कोई कंपनी को पैसा लंबे समय के लिए चाहिए होता है, तभी जाके इक्विटी शेयर को ऑप्ट करती है। अगर आपको एक साल के लिए पैसे चाहिए बेटा, तो आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को यूज करो, आप बैंक से लोन ले लो, कम समय के लिए पैसे लो। इतने पूरी लाइफ टाइम के लिए क्यों लोगे? तो ज्यादातर केसेस में जो पैसा डे टू डे नीड्स के लिए लिया जाता है, या तो बिजनेस अपने प्रॉफिट का ही इस्तेमाल कर लेती है, नंबर वन, सबसे बढ़िया तो मेरे हिसाब से यही रहेगा। लेकिन मान लो कि बिजनेस के पास उतना प्रॉफिट नहीं है, तो वो कम समय के लिए पैसे लेगी, और कम समय के लिए बैंकों से ले सकती है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है। और इसी तरह से जो है बिल्स, छोटे मोटे पैसे लेने के लिए उसके पास और भी सिक्योरिटीज वाले ऑप्शंस होते हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। तो वो उनको इस्तेमाल कर सकती है, ट्रेड क्रेडिट ले सकती है, उधार ले सकती है सेलर से, बायर से। तो इस तरह से ये कर सकती है। इज इट क्लियर टू यू सुदर्शन? सर मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब डिविडेंड देना बिजनेस का हिस्सा नहीं है, मतलब इसे हम ये नहीं कह सकते कि हमने बिजनेस में पैसा लगाया वापस से डिविडेंड देने को। बेसिकली देखो, जो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है उनके अकाउंट में बढ़ जाता है, लेकिन उनको बैंक अकाउंट में चला जाता है उनके, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट ही तो है ही। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसको जब आप डिविडेंड देते हो तो उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है, वो शेयर नहीं बढ़ता उसका। अगर वो चाहे तो शेयर्स में उससे उसी पैसे का शेयर कंपनी खरीद के उसको दे देगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनी पहले उससे पूछती है कि क्या हम आपके डिविडेंड को इक्विटी में कन्वर्ट कर दें। तो अगर वो तैयार हो जाएगा तो कंपनी कर देगी, लेकिन ऐसा जब तक वो तैयार नहीं होगा कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। समझ रहे हो ना? अच्छा सर, उसके हम बाद जो बैंक से लोन लेते हैं और फिर वो उसको इंटरेस्ट देते हैं, तो ये सर यही कहेंगे हम बिजनेस में पैसा लगाया, क्योंकि
हमने भी तो लोन लिया उससे, तो उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये तो हम हाँ। पहले एक काम करते हैं, जितने भी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है ना बेटा, एक एक करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब इनको हम चार सबको समझ लेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस काम के लिए यूज करना बेटर है। देखो, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इस काम के लिए ही लो ये पैसा, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन कंपनी की अपनी बुद्धिमानी है, कंपनी का मैनेजमेंट अपना डिसीजन है। अब आप एक बात बताओ, अगर आपको मान लो 4 दिन के लिए पैसे चाहिए, या मान लो 1 महीने के लिए पैसे चाहिए, और फिर पैसे आपके पास आ जाएंगे दोबारा, तो आप एक बात बताओ, 10 साल का लोन लोगे या 1 महीने के लिए ही लोन लोगे, या 1 साल के लिए लोगे, बताओ। सर एक बार रिपीट करना। अगर आपको कंफर्म है कि ये पैसा मुझे 1 साल के अंदर ही यूज करना है, और इसके बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो आप उधार लोगे बैंक से 1 साल के लिए, या इक्विटी शेयर लोगे पूरी जिंदगी भर के लिए डिविडेंड देने के लिए? सर बैंक से लोन लूंगा। बस, तो फिर यही करती है कंपनी भी। कंपनी देखती है कि किस तरह का पैसे की जरूरत है। अगर उसे लगता है कि लंबे समय के लिए चाहिए, 10-20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, तो वो इक्विटी शेयर लेती है। अगर उसे लगता है कि 6-7 साल, 5 साल के लिए चाहिए, तो वो लोन लेती है, डिबेंचर्स लेती है। अगर उसको लगता है कि उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, और वो पैसे का इस्तेमाल कर सकती है, और बाकियों को पेमेंट भी कर सकती है, खूब अच्छा कमाई हुई है, तो वो रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल कर सकती है। तो कंपनी को डिसीजन खुद लेना होता है कि कौन सा उसके लिए सही समय है और सही सोर्स है बिजनेस में पैसा यूज करने का। अगर बिजनेस के पास बहुत ज्यादा अच्छी कमाई हो गई, तो उसको अच्छा है कि वो रिटेन अर्निंग यूज करे। इसके कई फायदे हैं। एक तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, दूसरी बात आपके बिजनेस के अंदर ही पैसा मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा है, आपको फालतू के डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो इसके फायदा तो ये है, समझ गए? अब देखो यहाँ पे इसके फायदे हम एक बार डिस्कस करते हैं। ये तो समझ में आ गया सबको कि रिटेन अर्निंग क्या है। रिटेन अर्निंग वो पैसा है जो बिजनेस अपने ही प्रॉफिट का रोक के रख लेती है, और बिजनेस को मॉडर्नाइज करती है, छोटे मोटे खर्चे का उसमें लगाती है, और जो भी जरूरत होती है उसको इस्तेमाल कर सकती है। कोई रोक टोक नहीं है। इसके एडवांटेज देखो, हमारे पास 6 एडवांटेज हैं अभी। सबसे पहला, इट इज मोर डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्सेज। इसके ऊपर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हो, बाहर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। आप इस पे ज्यादा विश्वास दिखा सकते हो, बिकॉज इट इज द मनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द मनी जनरेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के अंदर का ही पैसा है। तो आप इसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो। दूसरी बात, सबसे बड़ा फायदा मुझे जो दिखता है, नो डिविडेंड इज टू बी पेड। आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। इंटरेस्ट यानी इसके ऊपर आपको डिविडेंड देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने इक्विटी लिया तो भी देना पड़ेगा, प्रेफरेंस लिया तो भी देना पड़ेगा, डिवेंचर लिया, लोन लिया, सब पे देना पड़ता है। एकमात्र रिटेन अर्निंग ही है जिसके ऊपर आपको कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तीसरा, इसका फायदा क्या है कि जब आप इस पैसे को रेज करोगे, यानी कि बिजनेस में से निकाल के लगाओगे, तो आपको कोई भी प्रचार करने की जरूरत नहीं है। प्रचार का मतलब है आपको एडवर्टाइज नहीं करना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने बोला था, जब भी आप इक्विटी शेयर्स रेज करते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस मार्केट में देना पड़ेगा। अब इसमें ये सब झंझट नहीं है। आपने अपने बिजनेस का पैसा निकाला और सीधा बिजनेस में लगा दिया। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस इन सब झमेले से बच जाओगे। चौथा फायदा, नो शेयरिंग ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपका जो मालिक है, यानी कि शेयर होल्डर्स हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। क्योंकि आपने बिजनेस का पैसा इस्तेमाल किया है, तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स, आपने कोई नए शेयर होल्डर्स नहीं बनाए, तो वो लोग अपना इस पे दिमाग दखल अंदाजी नहीं करेंगे, नए शेयर होल्डर नहीं आएंगे। ठीक है? तो इस पे कोई मालिक अपना हक नहीं जता सकता। क्यों? क्योंकि किसी ने पैसा ही नहीं लगाया, ये तो बिजनेस ने अपना ही पैसा लगा लिया। तो इसके वजह से इक्विटी शेयर होल्डर नए जनरेट नहीं हुए। एंड इन अ सेंस यू कैन से दैट कि आप अपना जो है टेंशन फ्री हो। फायदा, नो सिक्योरिटी इज नीडेड। देखो, मैंने आपको बार बार बताया, अगर आप लोन लेते हो, अगर आप मान लो कोई भी डिबेंचर्स लेते हो, तो आपको अपने एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। कंपनी अगर डिबेंचर के थ्रू या लोन के थ्रू पैसे रेज करती है ना, तो बैंक वाले कहते हैं ठीक है, आप एक काम करो, पैसे ले लो, लेकिन हमारे को डॉक्यूमेंट जमा करके दो। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, बिल्डिंग है, उसके कागज गिरवी रखने पड़ते हैं बैंक के पास। और जब तक नहीं बेच सकते, जब तक बैंक के पैसे ना लौटा दें या डिबेंचर होल्डरों के पैसे ना लौटा दें। अगर वो जमीन का इस्तेमाल किसी और बिजनेस में करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते। तो इससे उनके ऊपर एक तरह से रोक लग जाती है। तो रिटेन अर्निंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कोई गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। और सबसे लास्ट, इट मेक्स कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रांग। अगर आप अपने ही पैसे को बिजनेस में लगा रहे हो, तो आप फाइनेंशियली मजबूत होगे, आपकी बिजनेस अच्छा करेगी। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो दिखता है एडवांटेज। किसी बच्चे को इतने एडवांटेज में से कोई भी डाउट है तो पूछो।
किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट्स? देखो, सही बताऊं तो इसके ज्यादा डिसएडवांटेज है नहीं, जितने हो सकते थे कोशिश की है मैंने। पहला है, इट में रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन। देखिए, ये ओवर कैपिटलाइजेशन होता है इसकी वजह से। अब आप कहेंगे सर ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है? ओवर कैपिटलाइजेशन होता है कि जितना पैसे की जरूरत है किसी काम को खरीदने में, लेने में, उससे ज्यादा पैसे खर्च कर देना। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस को, सपोज करो मशीन्स की जरूरत है और उसको 4 मशीन चाहिए और हर एक मशीन 1 करोड़ की है, तो वो क्या करेगी, 4 करोड़ उसको लगाना चाहिए, ओनली 4 करोड़ लगाना चाहिए। अब क्या होता है, क्योंकि रिटेन अर्निंग बिजनेस का ही पैसा है, तो कंपनी जो है ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में आ जाती है, कंपनी एकदम टेंशन। हाँ जी। बिजनेस के पैसे कोई बिजनेस में लगाने का मतलब क्या होगा? मतलब ये है कि जैसे मान लो आपकी बिजनेस है, आपकी बिजनेस ने 4,000 करोड़ कमा लिए, तो आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो ना, हर कोई चाहता है कि उसकी बिजनेस बढ़े। तो आपने जो 4,000 करोड़ कमाया है, उसमें से कुछ तो हिस्सा आपको डिविडेंड के तौर पे देना पड़ेगा, कहीं से लोन लिया है तो उसको देना पड़ेगा। देने के बाद मान लो आपका 1,000 करोड़ बच गया फालतू, तो 1,000 करोड़ को आप क्या करोगे, उसको बोरी में भर के तो रखोगे नहीं, बिजनेस जो है उस पैसे का इस्तेमाल करेगी। तो उसको अपने ही बिजनेस में लगा दो, कहीं नई जगह प्लांट खोल दो, बिजनेस में और नई नई मशीन लेके आओ, ठीक है, और कुछ नया करो, डाइवर्सिफिकेशन कर दो, बिजनेस में नए प्रोडक्ट की एंट्री मार दो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो सर इसमें हमने खाली 1,000 करोड़ बिजनेस में लगाया है या पूरे 4,000 करोड़ लगाए बिजनेस अब में? ये तो कंपनी को डिसाइड करना है कि कितना लगाना है, ये तो नहीं नहीं कंपनी का। सर, जैसे 1,000 करोड़ का हमने खाली प्लांट वगैरह बिजनेस के लिए सब वो सब लगाया, और हाँ बाकी जो 3,000 करोड़ उसमें हमने डिविडेंड दिया, वेजेस दिए, हाँ, सैलरी दिए। ठीक है। तो सर इसमें इसमें से 1,000 करोड़ हमने लगाया बिजनेस में या फिर पूरे 4,000 करोड़ लगे हैं बिजनेस? नहीं, वो तो कंपनी की मर्जी है ना बेटा, कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसी को तो रिटेन अर्निंग में लगाएगी, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी इक्विटी शेयर होल्डरों से रिक्वेस्ट करती है कि भाई देखो, इस बार आपको हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम आपको डिविडेंड अगले साल दे देंगे। तो अगले साल हम आपको डिविडेंड दे देंगे, तो आप अगले साल ले लीजिएगा, इस बार हमें ये पैसे को लगाने दो बिजनेस के अंदर। तो ये भी कर सकती है, और इक्विटी शेयर होल्डर मान भी जाते हैं, ये हैरानी की बात है। उनको मनाना पड़ता है, ये मत भूलो, दे आर द रियल ओनर, वो असली रियल मालिक है कंपनी। तो वो लोग इस बात के लिए अग्री भी हो सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि कंपनी की सिचुएशन कैसी है। बस आप ये समझ लो कि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कंपनी कई बार ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये पैसा फ्री फंड का है, अब मतलब अपने ही बिजनेस का है। तो जहां पे उसे 4 मशीन खरीदनी थी, वहां पे 5 मशीन खरीद लेती है। तो ऐसी सिचुएशन देखने में आता है कि जब भी कंपनी रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करती है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन होने का डर रहता है। ये समझ में आ गया डिसएडवांटेज नंबर 1। अब आ जाता है डिसएडवांटेज नंबर 2। इट में क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनका डिविडेंड का पहले से तय नहीं होता है कि कितना मिलेगा, क्योंकि वो असली मालिक है। तो अब क्या होता है, अगर आप अपने रिटेन अर्निंग को ले जाके बिजनेस में दोबारा लगा दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड थोड़ा कम मिलेगा, या हो सकता है मिले भी ना। तो ऐसे में वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी कि निराश हो जाते हैं बिजनेस। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। तीसरा, नॉट डिपेंडेबल इन द ईयर ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई कंपनी रिटेन अर्निंग के भरोसे बैठे रहेगी, तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस को प्रॉफिट ही ना हो। अगर मान लीजिए बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है उसकी वो क्या करेगी, पता चला प्रॉफिट ही नहीं हुआ। सपोज करो, मान लो किसी बिजनेस ने ये सोच रखा है, सम बिजनेस has a view that we will be investing 500 crores out of retained earnings, okay, in the form of retained earning, and suddenly what happens is business is not able to earn profit. In that situation what company can do is nothing. क्यों? क्योंकि बिजनेस ने तो कहीं से रेज ही नहीं किया पैसा। बिजनेस वाज इन अ बिलीव दैट विल बी एबल टू रेज फंड्स थ्रू रिटेन्ड अर्निंग। उसको ये लग रहा था रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू हम लोग पैसा कर लेंगे, बट समहाउ बिजनेस वाज नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट। किसी वजह से बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं कमा पाई। देन इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, कंपनी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू री इन्वेस्ट। अब ऐसे में कंपनी फंस जाएगी। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रॉफिट हो ना हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी, ऐसा कई बार देखने में आता है, कंपनी अच्छा खासा कर रही होती है, अचानक लॉस हो जाता है। अब ये जैसे कोरोना में हो गया, अचानक ही लॉस हो गया कई कंपनियों को, लग नहीं रहा था कि लॉस होगा, लॉस हो गया।
अब जो कंपनियां बैठ के ये सोच रही थी कि हम रिटेन अर्निंग का यूज करेंगे, दे आर इन अ ह्यूज मेस, एकदम टेंशन हो गई उनको, अब क्या करें अब क्या करें, क्योंकि आपने प्लानिंग की नहीं है। तो ये एक नुकसान है। और लास्ट, इग्नोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप डिविडेंड प्रॉपर टाइम पे देते रहोगे इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, है ना, और अच्छा खासा मतलब दोगे, तो एक मार्केट में अच्छा मैसेज जाता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि मार्केट में एक अच्छा मैसेज जाता है कि भाई ये कंपनी में पैसा लगाने पे कमाई हो रही है, तो और जो लोग होते हैं ना, दे आर इन अ पॉजिटिव सिचुएशन, वो पॉजिटिव होते हैं आपके कंपनी को लेके कि ये कंपनी बढ़िया है, ये हर साल प्रो डिविडेंड अच्छा देती है, तो उस आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं वो। और अगर आप नहीं दोगे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये मैसेज जाएगा, भाई ये कंपनी तो डिविडेंड ढंग से देती नहीं है, अपना पैसा खुद ही लगा लेती है, इसमें नहीं लगाओ भाई पैसा। तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी को कभी कल को जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से पैसे आएंगे उसके? आएंगे ही नहीं, लोग देना बंद कर देंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, 4। तो बेटा किसी को कोई डाउट? अंजलि, आ गया समझ में? सर हाँ, किसको पूछना है पूछो, किसी बच्चे को पूछना है। अब नया टॉपिक है हमारा, देखो एक हमने पढ़ लिया, एक सोर्स था रिटेन अर्निंग्स, ये हमने पढ़ लिया। अब मैं जहां तक समझता हूँ आपको रिटेन अर्निंग के बारे में एकदम क्लियर हो गया दिमाग में कि ये वो पैसा है जो बिजनेस में रोक के रखा जाता है, और प्रॉफिट में बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसी को बिजनेस इस्तेमाल कर लेती है। और फिर हमने इसके कुछ एडवांटेज पढ़े कि भाई ये ज्यादा इसमें डिविडेंड जो है नहीं देना पड़ता, और ये अच्छा होता है, इसमें एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता, कोई इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, कंपनी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन साथ में नुकसान ये है कि इसमें ओवर कैपिटलाइजेशन होता है, शेयर होल्डर्स नाराज हो जाते हैं, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो भी इग्नोर करती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब हम नया पढ़ेंगे ट्रेड क्रेडिट। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेड क्रेडिट भी एक तरह का सोर्स ऑफ फाइनेंस है शुरू में। सर हाँ, सर मेरे को ये बता दो कि जैसे किसी कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अच्छा। और दो आदमी हैं, जैसे मैं और हूँ और आप हैं। तो सर 50,000 मैंने आपको दे दिया, मैंने बोला कि आप इसमें बिजनेस में पैसा लगाओ आप, और प्लांट्स इससे खरीद लो, मशीनरी खरीद लो, जो हमारे परचेजेस हैं वो सब कर लो। ठीक और है। सर जो बाकी 50,000 था ना, उसका मैंने सैलरी दिया, वेजेस दिए, डिविडेंड दिया। तो आपके कहने का मतलब क्या है कि पैसा किसने लगाया हम दोनों में से? मतलब दोनों ने ही लगाया, केवल आपने लगाया? मुझे क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा। पहले तो देखो एक दो चीजें क्वेश्चनों में ही गलती है, मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए आप बार बार सैलरी वेजेस बता रहे हो ना, ये रिटेन अर्निंग में से इस्तेमाल नहीं होता है। इसके लिए कंपनी अलग से पैसे रखती है बेटा, रिजर्व्स के तौर पे पहले से ही रख के रखती है पिछले साल से। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये कंपनी का खुद का डिसीजन होता है कि वो क्या फैसले लेती है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो कंपनी को सिचुएशन देख के करना पड़ता है। आप बार बार ये भूल जा रहे हो कि जब कंपनी ने लोन लिया होगा, डिबेंचर्स लिए होंगे, उधार लिया होगा, तो पहले वो पैसे कंपनी को हर हालत में चुकाना होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो ये सब देने के बाद अगर बचता है तब वो रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करेगी। ये थोड़ी ना है कि शुरू में ही सारा रिटेन अर्निंग में लगा देगी। ऐसे में तो डिबेंचर होल्डर और बैंक वाले आके उसके पूरा जमीन जो भी उसने गिरवी रखा है सब पे कब्जा कर लेंगे वो। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मना सकते हैं, जो डिबेंचर होल्डर हैं, जो उधार लिया है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो उसको हर हालत में देना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। नहीं देगी तो फंस जाएगी। यही तो उसका सबसे बड़ा नुकसान है। मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि हम सोर्सेस ऑफ फंड एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप अपने आप ही, आपके जो मन में क्वेरी आ रही है ये अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जैसे अभी आपने रिटेन अर्निंग के बारे में जान लिया कि ये वो पैसा है जो बिजनेस रोक के रख सकती है और इस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है अपने बिजनेस में। लेकिन कितना रोक के रखेगी, कितना इस्तेमाल करेगी, वो उसको डिसाइड करना पड़ेगा अपने बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट के ऊपर। दूसरा आता है सोर्स ऑफ फाइनेंस में ट्रेड क्रेडिट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ट्रेड क्रेडिट क्या है सर? तो देखिए ट्रेड क्रेडिट क्या है, ये
जब दो व्यक्ति सामान खरीदते हैं बेचते हैं तो उनके बीच में लिया गया एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो जो दो दुकानदार हैं, एक दुकानदार ये है, ठीक है, और एक दुकानदार ये है, ठीक। अब मान लो कि इन्होंने सामान अदला बदली खरीदा, इस एक ने इसने बेचा और इसने खरीदा। तो अब हो सकता है इसके पास पैसे ना हो, तो जब इसके पास पैसे नहीं होंगे पे करने के लिए, तो इससे बोलेगा यार उधार दे दे और मैं तेरे को 2 महीने 4 महीने में पैसे लौटा दूंगा। तो ये मान जाएगा, ये बोलेगा अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं, ले ले पैसे, चल ले जा सामान ले जा। इसने ले जाके उसको बेच दिया, और बेचने के बाद जो पैसा आया इसको दे दिया वापस, और जो अपना प्रॉफिट है अपने पास रख लिया। तो एक तरह से इसी को हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। ध्यान रहे, ये हमेशा दो ट्रेडरों के बीच में होता है जो व्यापारी होते हैं। When the creditors grant such facility, they are in fact financing purchases for a short period. याद ये रखना है स्टूडेंट्स कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कम समय के लिए होता है ये, ठीक है। ये बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो विद इन ईयर इसको करीब करीब निपटा दिया जाता है, तो ये दुकानदार करते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है। अब अगर आप देखो ट्रेड क्रेडिट है क्या, ये बस थोड़ा सा टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया, ज्यादा नहीं है बुक में इसके बारे में। ट्रेड क्रेडिट का मेरिट्स, इसके एडवांटेज क्या है कि ये कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। अगर किसी को पैसे रेज करने हैं, थोड़ा बहुत इकट्ठा करना है साल भर का, तो ये अच्छा तरीका है कि जिससे आप सामान खरीद रहे हो। जैसे मान लो आपने 20 लाख का सामान खरीदा किसी, तो अगले को बोल दो यार 20 लाख मैं तेरे 1 साल में पूरा कर दूंगा, इसके बदले तू मेरे से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ले ले, कोई बात नहीं, और मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। तो आपने उसके 20 लाख रुपए के सामान ले लिए, अब उसको बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो बिजनेस में लगा रहे हो, और उसके बाद आप उसको इंटरेस्ट के तौर पे पैसे पे कर देते हो, और उसके पूरे के पूरे 20 लाख लौटा देते हो, और आपकी जो कमाई होगी वो आप अपने जेब में रख लोगे। तो इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट का फायदा, क्योंकि ये कन्वीनियंस है, इसमें आसानी हो जाती है, इसमें आपको जान पहचान होनी चाहिए लेने के लिए। दूसरा है आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जिससे आप खरीद बेच रहे हो। आपने देखा होगा दुकानदार आपस में ये काम करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी बिजनेसेस जो हैं, जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से बहुत सारा सामान खरीद रही है उधार, तो ऐसे में उसको बोल देती है यार मैं पैसे 1 साल के बाद तुझे पे कर दूंगी। मान लो दो बिजनेस है बड़ी बड़ी, आपस में खरीदना बेचना, तो क्या होगा, उस कंपनी को वो बोल देंगे कि हम तुम्हें 1 साल में आपके 1 करोड़ लौटा देंगे, बदले में हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो वो कंपनी तैयार हो जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रेड क्रेडिट। आ गया समझ में? ये यस सर। ट्रेडर्स के, हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? किसी की आवाज आ रही थी, पूछ के सर बोलो। ऐसे तो प्राइस ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। बेटा लेकिन मजबूरी में क्या नहीं करना पड़ता है, तो करना पड़ेगा ना आपको। अगर मजबूरी है तो आपको कहीं ना कहीं से तो पैसे रेज करने पड़ेंगे। बैंक वाले कौन सा फ्री में देते हैं? लेकिन बैंक वाले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, बहुत सारी चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो ऐसे में बिजनेस जो है बिजनेस से मदद ले लेती है, और क्योंकि वो दोनों कई साल से काम कर रहे होते हैं, तो दूसरी वाली भी एक्सेप्ट कर लेती है, और उसको कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको मदद कर देंगे। तो इस तरह से चलता रहता है, इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। तीसरी चीज, इससे सेल बढ़ जाती है। देखिएगा कभी भी जो ट्रेड क्रेडिट होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कि इससे जो है सेल्स बढ़ जाती है। रीजन क्या है कि आपको उधार मिल जाएगा। अब जैसे मान लो दो दुकानदार है, एक को बेचना है, अगर वो उधारी में देगा तो उसका ज्यादा सामान वो खरीद लेगा, क्योंकि उसके पास पैसा ना रहते हुए भी उससे खरीद के और बेच सकता है सामान। तो इसीलिए इसमें सेल के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। चौथा, हेल्प्स इन मेंटेनिंग हाई इन्वेंट्री लेवल। इसमें स्टॉक ज्यादा रखने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हमें उधार मिल जाता है। अब आपने देखा होगा छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, अगर इनको उधार मिलना शुरू हो जाए, तो अपनी दुकान में ये सामान की एकदम भीड़ लगा देंगे, क्योंकि इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा इनको। जैसे जैसे इनका सामान बिकता रहेगा, वापस उसके पैसे लौटाते रहेंगे, और बीच में अपना प्रॉफिट भी कमाते रहेंगे। तो ये चीज होता है। और इसके ऊपर ना कोई एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ट्रेड क्रेडिट के अंदर आपको एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो इसके थे एडवांटेजेस। अब इसका नुकसान क्या है? देखिए नुकसान ये है कि इसमें ओवर ट्रेडिंग हो सकती है। फिर वही बात, क्योंकि आप ज्यादा सामान लेके रख लोगे। अब इसमें कई बार स्टॉक भरने के चक्कर में कुछ ऐसे सामान भी आ जाते हैं जो बिकते ही नहीं है साल भर। तो ये भी एक नुकसान है, इसमें ओवर ट्रेडिंग होने का डर रहता है। और इसमें ज्यादा पैसा आप नहीं ले सकते। रीजन ये है, मान लो आपको करोड़ों की जरूरत, इतना आसान नहीं है, सामने वाला देगा ही नहीं, बोलेगा यार इतनी छोटी दुकान है मैं क्यों दूं, मैं नहीं दे रहा। ज्यादातर आप देखोगे ट्रेडर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ज्यादा पैसा उधार नहीं लिया जा सकता। और तीसरा,
इसके अंदर ना महंगा पड़ता है। क्यों, आप समझ सकते हो क्यों? क्योंकि बैंक से थोड़ा ज्यादा ही ये लोग चार्ज कर लेते। तो डिपेंड करता है दोनों के बीच में कैसी बन रही है, लेकिन ज्यादातर आपको नुकसान ही होगा, इसमें चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी प्रेफरेंस, इन सब के मुकाबले। एम आई क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? सर मेरिट से पहले वाला जो आपने वो पेज दिखाया था वो एक बार दिखाओ। ट्रेड क्रेडिट ये है, इसको फिर से समझ लो। इट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। कह रहा है ये वो उधार है जो एक ट्रेडर व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता है। किस बात के लिए देता है? उधार, सामान खरीदने के बदले। वो अगर सामान खरीद रहा है तो दूसरा वाला व्यापारी कहता है चल ये मेरा सामान उधार मैं तेरे को बेच देता हूँ, जब ये सामान तेरा बिक जाएगा तो मुझे पैसे मेरे वापस कर देना, और इतने दिन तक मैंने तेरे को फ्री में दिया है तो इसके बदले मुझे इंटरेस्ट भी दे दे। और इस फैसिलिटी के बदले वो उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। और ध्यान रहे कि ये कम समय के लिए होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, इतने तक के लिए होता है बस। जैसे बीआर बना के दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ रहे। बिल्स पेबल बन गया, बीआर बन गया, समझ गए ना, इस तरह से। अब हम आ जाते हैं फैक्टरिंग। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? देखता हूँ कोई बता दे तो, ट्राई करो। नहीं पता, कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ। देखिए फैक्टरिंग जो है ना स्टूडेंट्स, ये मैं अगर इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो बैंक वाले जब उधार देते हैं तो कई बार लोग बीच में फ्रॉड कर देते हैं। जैसे कई बार देखा होगा आपने, खास करके ये वाली अपनी वाली जो एरिया नजफगढ़, ये रेड जोन में आती है, ठीक है। यहाँ पे ये खूब अच्छा देखने को मिलेगा। बैंक वालों से किसी ने लोन लिया, मान लो एक बैंक है, ठीक है, यहाँ देखना, ध्यान से तो देखना। कौन सा जोन का आपने? हाँ जी, कौन सा जोन का आपने, कौन सा जोन में आती है? रेड जोन में आती है बेटा, नजफगढ़ रेड जोन में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये रहा नजफगढ़ का एसबीआई, ये देखो, ठीक है, पता है ना कहाँ है? यस सर, कृष्णा मॉडल के पास। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। अब क्या हुआ बेटा यहाँ पे, अब देखो ये जरा देखो, ये नजफगढ़ का है, ठीक है, हम में से एक। अब देखो क्या हो क्या रहा है, देखो कितना आराम से ठाट से बैठा हुआ है। अभी क्या हुआ, इसने ना लोन ले लिया एसबीआई से। कितना ले लिया? मान लो इसने 20 लाख लोन ले लिया, 20 लाख, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, 20 लाख का लोन लिया होगा तो बोला होगा भाई साहब अपना जमीन कितनी है, प्रॉपर्टी, गहने, कुछ तो होगा, कागज। तो इसने वो कागज जमा करा दिए, ठीक है, कागज जमा करा दिया, जमीन के कागज थे, जमा करा के बैठ गया। और 20 लाख रुपए ले लिए इसने, देखो ये लेके बैठा हुआ है अपना आराम से। अब 4 साल के लिए लिया था इसने। अब 4 साल पूरे हो गए। 4 साल जब हो गए तो एसबीआई ने इससे बोला भाई साहब आपने पैसे लौटाने हैं। इसने उनको, कोई आया मांगने के लिए, 2 थप्पड़ लगा के भेज दिया, बोल रहा मैं नहीं दूंगा, अंडर भाग जाओ यहाँ से, अब दिखना मत घर पे वापस। अब क्या करेंगे एसबीआई वाले, कौन बताए? सर इसने जो गिरवी रखा था उसको बेच देंगे और इस पे केस भी कर देंगे। अच्छा चलो, आप ये कह रहे हो कि सर इसने जो गिरवी रखा था इसको बेच देंगे। बेटा कितने की प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी इसने? सर कितने की रखी थी? 20 लाख की, समझ गए? हाँ। तो यस उस सब सर। बैंक वाले भी होशियार होते हैं, इतने उल्लू तो होते नहीं है। बैंक वाले ज्यादा प्रॉपर्टी रखते हैं, इंडिया में तो डबल रखते हैं, ठीक है। तो अब बैंक वालों ने इससे, इसका जो मकान थी ना, घर था जो इसका, ये जो 40 लाख का, ठीक है, कितने का था? 40। 40 लाख। और यहाँ पे बेटा रजिस्ट्री होती है या पावर ऑफ अटर्नी होती है, ये बताओ। क्लास, आपके जो यहाँ पे घर है नजफगढ़ में, ये पावर ऑफ अटर्नी है या रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री है? क्या हो गया, आप आवाज बोल नहीं रहे हो, बोलो। वो नेटवर्क क्या चला सर? गया हमारा बार। हाँ बोलो यस बोलो। सर। पावर ऑफ अटर्नी है ना यहाँ सबके घर, अभी रजिस्ट्री हो रही है, यस सर। अभी गवर्नमेंट रजिस्ट्री कर रही है, अभी तक तो पावर ऑफ अटर्नी था। तो ऐसे में पहली बात तो ये है कि इसकी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। इसने फ्रॉड करके वो जमीन जो दिखाई थी ना इसने 40 लाख की, वो जमीन दरअसल फ्रॉड में थी, गलत कागज, बैंक वालों को धोखा हो गया, वो कागज ढंग से इन्होंने देखा नहीं। अब जब ये प्रॉपर्टी बेचने गए तो पता चला कागज जो है, जमीन इसकी थी नहीं, किसी और की थी, किसी फ्रॉड बना के, नकली जाली टाइप में बना के इसने बैंक वालों को उल्लू बनाया। अब ये आराम, अब समझ आया क्यों नहीं दे रहा था पैसे ही?
अब ये कह रहा भैया एक ये काम करो, मेरी जमीन बेच लो, जो करना है करो, मेरे पास डिस्टर्ब मत करो मेरे को। अब क्या होगा, बैंक वाले टेंशन में आ जाएंगे, बैंक वाले कहेंगे सर तो ये बोलेगा हाँ बैंक वाले तो फिर सर अगर वो पैसे नहीं देगा तो लोन जिस मैनेजर ने दिया था उसको पकड़ेंगे ना, बेटा, क्योंकि मैनेजर तो सरकारी उसने नौकरी कागज में है, नहीं उसको दिया। क्या करोगे, फांसी लगाओगे? मैनेजर तो सरकारी नौकरी है भाई। गलती हो गई, बैंक से गलती हो गई, ढंग से कागज डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी हो गई, नहीं पहचान पाए हो। अब सुनो मेरी बात, क्या करेंगे बैंक वाले, क्या करेंगे, बैंक वाले ना एक स्पेशलिस्ट रखते हैं फैक्टरिंग। इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को रखते हैं जो पैसे वसूली का काम करते हैं, और ये बहुत तगड़े हट्टे कट्टे रहते हैं। आपने देखा होगा, इस पे मूवी भी बनी है। मैं बताऊं क्या नाम है यार वो मूवी का, EMI। मूवी देखी है किसी ने? सर हर्षद मेहता ही है। अरे नहीं नहीं, EMI। हर्षद मेहता में भी है वो, मवाली टाइप होते हैं, थोड़ा बदमाश जैसे होते हैं, घर पे जाके खूब तोड़ फोड़ कर देते हैं, पीट भी देते हैं जरूरत पड़ी। ठीक है, मतलब ये एक एजेंसी होती है जो क्या काम करती है, ये काम करती है कि पैसे वसूली का काम करती है। अपने देसी भाषा में पैसा वसूल करते हैं। अगर किसी ने लोन ले लिया, उधार ले लिया और पैसे नहीं दे रहा है, तो बैंक उनको भेजता है कि जाओ भाई, ये पैसा नहीं दे रहा आदमी, इसको थोड़ा धुलाई उलाई करो इसको। तो जाके उसको धमकाते हैं, बोलते हैं भाई तू पैसे क्यों नहीं दे रहा, ये वो। और उसके बाद अगर उसको टाइम दे देते हैं, डेडलाइन दे देते हैं, हम इतने तारीख को आएंगे, अगर नहीं नहीं देगा तो फिर पिटेगा तू। और उसके बाद उसको थोड़ा सा, मतलब ये चीज लीगल है पैसे वसूली करना। बेटा लीगल नहीं है, तभी तो बता रहा हूँ। फैक्टरिंग इनको बोला जाता है, दीज आर द एजेंसी, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी धुलाई भी करते हैं। अब इसको लेके ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो अब ये खराब लग रहा है ना सुनने में, लेकिन ऐसा ही होता है। अब होगा क्या, देखो एक अभी न्यूज आई थी 2-3 साल पहले, किसी ने उधार लिया हुआ था, ठीक है, बैंक से। अब बैंक वालों ने क्या करा, फैक्टरिंग जो फैक्टरिंग होते हैं ना, इनको बोला कि भाई ये वाला आदमी है और इसको फॉलो करो, और हमें पैसा इतना इसने उधार ले रखा है, पैसे पे नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा धमकी दो। तो उन्होंने क्या किया, उस आदमी को फॉलो किया, रेड कलर की कार में जा रहा था, मैं न्यूज बता रहा हूँ आपको, टीवी में आया था न्यूज ये। तो उसने फॉलो किया, अब वो गलती से क्या हुआ, दूसरा रेड कलर वाला कार जैसे होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, काफी दूर इन्होंने फॉलो किया, अब वो समझ गया था, वो निकल कैसे तैसे। अब इनको कंफ्यूजन हो गया, दूसरे को पकड़ के, और वो जब तेल भरा रहा था, तो वो पेट्रोल पंप के पास खूब अच्छे से उसकी धुलाई करी तबीयत से। अब उसको मार मार के कई हड्डी पसली कर दी उसकी, तो टूट फूट गया उसका। अब उसके बाद वो चिल्लाता रहा, मैंने लोन नहीं लिया, लोन नहीं लिया। उन्होंने बोला अच्छा भाई साहब अभी ले, फिर उसको खूब अच्छे तोड़ फोड़ दिया। बाद में उसने कंप्लेन किया पुलिस में, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला वो था ही नहीं, दूसरा था। तो उन्होंने माफी मांग ली फैक्टरिंग वालों ने कि भाई गलती से हमें लगा कि वो है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसे ही तुम किसी को भी पकड़ के मारोगे क्या, रेड रेड कार्ड कितनी चलती है रोड पे, किसी भी रेड कार वाले को पकड़ लोगे। तो उसके ऊपर पेनल्टी लगी थी। तो इस तरह से बहुत इलीगल, मतलब है तो गलत, लेकिन ऐसा होता है। क्लियर है? अब देखो, जो फैक्टर होता है ना, ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। मतलब एक आदमी भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो इन लोगों का काम ही यही है, जोर जबरदस्ती दबाव से प्रेशर डाल के पैसे वसूल कराने का काम कर। अब देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि डेट कलेक्शन एंड क्रेडिट मैनेजमेंट इज अ टेडियस, यानी कि डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उधारी वसूल करना मुश्किल काम है। और बेटा इंडिया में तो बहुत भयंकर मुश्किल है, और खास करके नजफगढ़ वाली एरिया में आ जाएगा तो और महा भयंकर है। मान लो चला गया कहीं गाँव में, किसी ने उधार लिया है ना, तो उसको, वो जाता है उसको धमकाने के लिए, और गांव वाले मिलके उसको धमका देते हैं, या जिस परिवार में गया होता है ना मांगने के लिए, वो अगली बार जाता ही नहीं है, हाल करके भेजते हैं उसको। इसीलिए रेड जोन में कर रखा है इस एरिया को। लोन लोगे तो जल्दी देंगे नहीं, बैंक वाले भी टेंशन में आ जाते हैं एकदम यहाँ पे। मतलब बहुत, मतलब जांच पड़ताल एज कम्पेयर टू अदर एरिया, ज्यादा जांच पड़ताल होगी। रेड जोन कैसे दिया जाता है, बैंक जो है अपना हमेशा रूल बनाता रहता है, देखता रहता है कौन सी एरिया से ज्यादा कवर हो पा रहा है पैसा। अब यहाँ पे क्या है, शुरुआत में खूब लोगों को ने लोन ले लिया, और जब बैंक वाले पैसा मांगने जाते थे तो पिटाई खा के आते थे, फैक्टरिंग वालों को भी तोड़ ताड़ देते। तो ऐसे में क्या हुआ, यूनिटी आ जाती है लोगों में। पता चला एक ही एरिया में 10 लोगों ने लोन ले रखा है, तो एकदम भाई भाई वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे ही कोई बैंक वाला आता है, पहले घेर लेते हैं, उससे धोते हैं, और उसके बाद फैक्टरिंग उसी को बना के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों में लगेगा तो उसका काम कैसे करेगा वो? तो इसीलिए क्या होता है, इन सच अ केस दिस ड्यूटी में बी इंटरेस्टेड टू एन एजेंसी कॉल्ड फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ड्यूटी किसको दे दी जाती है बेटा?
फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन को, हु आर स्पेशलिस्ट। ये स्पेशलिस्ट होते हैं, इनका काम ही यही होता है पैसे की वसूली करना, तो ये इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हट्टे कट्टे एकदम आप देखोगे ना पहले से बाउंसर टाइप रहते हैं, जाते हैं बोलते हैं भाई साहब आपने लोन लिया है, अब ये तो किसी उसी से पूछना पड़ेगा जो एक्सपीरियंस इनकी ले चुका है, ठीक है। तो जिनकी धुलाई उलाई कर चुके हैं ना बाउंसर्स, ये वही बताएगा आपको कैसे वसूल करते हैं। कभी भी एकदम धमका देंगे, कहीं भी पकड़ लेंगे बीच बाजार में, भाई इधर आ, पैसे क्यों नहीं दे रहा बैंक के, लोन कब चुकाएगा, ये वो बहुत गलत तरीके से बोलते हैं। मतलब इनके पास अपने टेक्निक्स हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको फैक्टरिंग। फिर तो पैसे भी बहुत लेते होंगे बैंक वालों से। बिल्कुल ठीक समझ रही हो, कमीशन लेते हैं। देखो अगली स्लाइड में यही है जो मैं बताने वाला हूँ, जो आपने पहले ही बता दिया। देखो, दे एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस अगेंस्ट बुक डेट्स एंड प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी बैड डेट्स। ये क्या करते हैं बेटा कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। किसी भी जो बैंक इनकी सुविधा उपलब्ध कराता है, जो बैंक इनसे फैसिलिटी लेते हैं, उसको एडवांस में बोलते हैं टेंशन मत ले, हम तेरे पैसे वापस करवाएंगे। लेकिन इसके बदले ये लोग क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं। तो फैक्टरिंग जो होती है इसके बदले कमीशन लेती है और लोन दिलवाती है। तो अगर मान लो किसी को लोन लेना है ना, तो फैक्टरिंग वाले बैंक वालों को बोलते हैं कि ये लोन जो आपको दे रहे हो इसको, ये हमारी टेंशन है, हम इससे लोन वसूल करेंगे, आप बेफिक्र होकर इसको लोन दे दो और इसके डॉक्यूमेंट जो भी है कागज जमा करा लो, और अगर ये पैसे नहीं देता है तो हम वसूल करके देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत, ठीक है। और एडवांस में ये लोग गारंटी दे देते हैं, तो इसीलिए बैंक भी टेंशन फ्री हो जाता है। एक तरह से यूं कह लो कि इंटरमीडिएरी टाइप होते हैं ये। और ये जो है अगर वो पैसा नहीं देगा सामने वाली पार्टी, तो उसकी फिर वही है जो मैंने आपको बताया, धुलाई पिटाई मार, ठीक है, टेंशन देना उसको, बेइज्जती करना कहीं भी, इस तरह के गैर कानूनी तरीके से वो लोग दबाव बनाते हैं। लेकिन एक सर्टेन लिमिट है। और मैं एक चीज मत भूलो, जब वो इंसॉल्वेंट घोषित कर देगा तो बच जाएगा। मैंने आपको एक दिन बताया था ना अकाउंट्स में कि इंसॉल्वेंसी घोषित करा लेते हैं, कई लोगों की ये हालत हो जाती है कि वो अपने उधार के पैसे नहीं चुका पाते, तो ऐसे में उसको इंसॉल्वेंट घोषित कराना पड़ेगा, तब ये फैक्टरिंग वाले जो है तंग नहीं करेंगे। इसीलिए फैक्टरिंग वाले को फिर थाने में बुलाया जाता है, भाई साहब ये आदमी एकदम कंगाल हो चुका है, अब इसकी कई बार तुमने धुलाई कर दी, अब ये डरा हुआ है, अब इसको ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा, अब इसको हाथ नहीं लगाओगे, और जो भी इसकी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी है बेच बूझ के जो भी पैसा मिलेगा ले लेना, वसूल कर लेना। आ गया समझ में सबको? सर अभी लास्ट में क्या बोला, एक और आप रिपीट कर दो। मैं ये कह रहा हूँ इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है जब मान लो, अब देखो किसी ने उधार ले लिया बैंक से फैक्टरिंग के थ्रू, पैसा नहीं दे पा रहा है, तो फैक्टरिंग वाले तो उसको तंग करेंगे। तो ऐसे में जब उसको लगता है यार मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो क्या करेगा, प्राण ही तो दे सकता है, और प्राण जो है कीमती है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करवा देगा, ठीक है। इसके लिए एक क्राइटेरिया होती है, प्रोसेस होता है, तो उसको थाने में जाके रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है कि मैं कंगाल हो चुका हूँ, मैंने से और बैंक से, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मेरे को इंस्टॉलमेंट घोषित कर दिया जाए। फिर उसके ऊपर इंक्वायरी बैठती है, जितने फैक्टर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं उधार वाले, सबको बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये आदमी कंगाल हो चुका है, इसको इंस्टॉलमेंट घोषित करा जाएगा, जो भी इसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है धन दौलत सब बेच के जो भी पैसा आएगा सीनियरिटी वाइज सबको मिल जाएगा, और इसको कोई तंग नहीं करेगा, तो उसके पास ये बचाव हो जाता है, उसको कोई फिर धमकाता नहीं। लेकिन उसकी नागरिकता छीन जाती है, राइट टू वोट खत्म हो जाता है, कोई बिजनेस कोई बैंक उसको लोन नहीं लेगा, आम नागरिकता उसकी खत्म हो जाती है बेचारी। बहुत गंदी सिचुएशन है। अच्छा सर, उससे जेल भी होती है? जेल तो होगी फ्रॉड करने के चक्कर में। और सर अगर वो फिर एक हाँ, साल बाद कब छूटेगा, कुछ ऐसा? अगर जब वो वो जेल से छूट जाए उसके सुनो, बाद वो अगर मैं ये कह रहा सभी हूँ को अगर वो पहले मेरी बात सुन लो, जब वो इंसॉल्वेंट घोषित करवा रहा है तो जेल नहीं होगी। अगर वो पैसे नहीं दे रहा है और बार बार इधर उधर उल्लू बना रहा है सबको, तो हो सकती है जेल, फ्रॉड करने के केस में। तो सर अगर मान लो ये सब हो गया, राइट टू वोट वगैरह सब छिन गया उसका, और फिर मतलब बाद में 1 2 साल 3 साल बाद उसे प्रॉफिट वगैरह हुआ और उसने वापस कर दिया सबको पैसा, तो नहीं, आप वापस करने, सारे पैसे? एक बार इंसॉल्वेंट घोषित हो गया ना वो, तो जो भी उसके रिकवर होगा, देखो याद करो जर्नल एंट्री हम क्या करते थे, बैड डेट्स जैसे रिकवर। बैड डेट से रिकवर्ड होगा तो, तो लेकिन रिकवर तो कर दिया ना उसने सबको, फिर तो मेरी बात कुछ सुनो, होगा नहीं? नहीं नहीं ऐसे मैं समझा देता हूँ, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कि उसको 50 लाख देना था, कितना देना था, 50 लाख। अब उसने जाके इंसॉल्वेंट घोषित करा दिया, वो थाने में गया, बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे में क्या होगा, उसकी
घर जमीन जो भी है सब बेचा जाएगा। तो मान लो बेच के उसके पास सिर्फ 30 लाख निकले, कितने निकले? 30 लाख। अब 20 लाख नहीं दे पाया तो 30 लाख में से सबको बांट दिया जाएगा, जितने क्रेडिटर्स है उधार लेने वाले सबको। अब ये 20 लाख नहीं दे पाएगा तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, इंसॉल्वेंट होगी। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिला? 20 लाख, सॉरी 30 लाख, और जो नहीं दे पाया बैड डेट्स 20 लाख, और उसको मुक्त कर दो, यानी कि वो देनदार था ना, अब उसको मुक्त करो। तो टू, जो भी उसका नाम होगा, मोहन या सोहन, तो मोहन 50 लाख से खत्म। अब इसको पैसे देने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि मान लिया जाता है कि इंसॉल्वेंट होने के बाद अब ये पूरे के पूरे 50 लाख से मुक्ति पा ली, इसने 20 लाख डूबे। अब अगर आप कह रहे हो कि सर 2-3 महीने या 2-3 साल के बाद खूब पैसे हो गए, तो वो 20 लाख रुपए उसको देने की जरूरत नहीं है, वो नए सिरे से बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन नागरिकता छीनने का मतलब है कहीं से उधार नहीं लेगा, वोट नहीं करेगा, कहीं जो है इलेक्शन में वो मतलब मान लो एमएलए की पोस्ट के लिए नहीं खड़ा हो सकता, सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए नहीं जा सकता, ये सब इसके जो है राइट्स खत्म हो जाएंगे। जीने का अधिकार रहेगा, इधर उधर जी सकता है, अपना जॉब कर सकता है, नए सिरे से अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या कहीं भी नौकरी वोकरी कर सकता है। लेकिन कई जगह से उसको मना कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। एम आई क्लियर? इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कहीं जॉब होती है तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, पुलिस आके वेरीफाई करती है उसके बारे में। अगर मान लो उसके ऊपर कुछ इस तरह का चार्ज होगा ना, तो थाने में उसका नाम एड्रेस सब लिखा जाता है, तो वहीं से पता चल जाता है कि ये आदमी फ्रॉडी है, तो उसको नौकरी नहीं देते जानबूझ के। ऐसा किया हुआ आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर केस होगा पहले से। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए। अब ये बाहर मारपीट, जैसे कई बच्चे देखते होगे आप, झगड़े में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, एक दूसरे दोस्त के चक्कर में जाते हैं, खूब तोड़ फोड़ करके आते हैं। तो अगर उनके खिलाफ किसी ने एफआईआर कर दिया, मान लो किसी को मारा, डंडा टूट गया हाथ उसका, और एफआईआर कर दिया, तो उस बच्चे का एफआईआर होते के साथ ही पुलिस वेरीफाई करेगी कि क्या ये सच है, मारपीट हुई है, पता करेगी। अगर वो प्रूफ मिल गया तो उसके नाम पे एफआईआर हो जाएगी, और कभी भी नौकरी नहीं ले सकता वो सरकारी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी उसको, अच्छी अच्छी कंपनियों में भी जॉब नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपनी भी वेरीफाई करती है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, एक पुलिस वाला जाता है थाने में, उसका देखता है नाम, कि इस आदमी का नाम है क्या, क्योंकि उसका आधार नंबर ये सब नोट कर लिया जाता है, और सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। तो जैसे ही वो क्लिक करेगा आ जाएगा, उसकी फोटो थाने में लगी रहेगी, एकदम बढ़िया सी फोटो आएगी उसकी, भाई साहब ये बंदे ने ये काम किया है, इतने तारीख को ऐसे ऐसे जेल में रहा है, 1-2 दिन, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, और कोर्ट में गया था। तो ये सारा चीज मिल जाएगा, और उसका पत्ता साफ। आ गया समझ में? क्लास। यस सर। तो इसीलिए बेटा इन सब चीजों से जो समझदार बच्चे रहते हैं दूर रहते हैं। अब कई अनजाने में खूब दोस्ती निभाते हैं, और उस चक्कर में पिटना किसी और को होता है, पिट कोई और जाता है, केस किसी और की बन जाती है, और वो बेचारा फ्री फंड में फंस जाता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कानून है हमारे कंट्री के। ठीक है। अब आप ये देखो कौन कौन सी सर्विसेज फैक्टर्स रेंडर करते हैं, यानी प्रोवाइड कराते हैं। देखो, एक तो ये है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स डेट। देखिए जो हमारे फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स कौन होते हैं बेटा? वही जो वसूल करने वाले हैं। ये एजेंसी भी हो सकती है और एक आदमी भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ये लोग दो फैसिलिटी क्या देते हैं? डेट कलेक्शन, जो भी उधार है उसका कलेक्शन करने का वो करते हैं। अब इसकी एजेंसी कौन सी है? देखो, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड, ये देखो, ये देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स। इसको मैं थोड़ा साफ करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ये है एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड। ये क्या है? ये हमारा फैक्टर है, क्या है? फैक्टर। अब ये एजेंसी का काम यही होता है कि ये पैसे कलेक्शन करवाने में मदद कराती है। तो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो हियर क्या करते हैं? बिल रिसीवेबल को बेचना, ठीक है, विदाउट रिकोर्स, एंड दे अज्यूम ऑल द रिस्क। ये सारे रिस्क की जिम्मेवारी लेते हैं, और ये गारंटी देते हैं कि जो भी कस्टमर है जिससे उधार आपने दिया है उसके पैसे हम वसूल कर लेंगे। और इस तरह के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो नीचे एग्जांपल दिए, नोट कर वैसे लेना। हर बैंक पीएनबी वगैरह सबके हैं। बहुत ज्यादा, मतलब कई बैंकों के तो हैं। देखो ये जो कुछ एग्जांपल्स मैंने उठाया नेट से देख के, अब आप और सर्च कर लेना, और भी मिल जाएंगे आपको। एसबीआई फैक्टर है बेटा, ठीक है, कमर्शियल सर्विसेज लिमिटेड है, ठीक है, और इसी तरह से जो है आप देखोगे सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, 50 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक दो है, बहुत सारे हैं। ठीक है ना? और ये लोग अभी तक ये ऑफिशियल नाम्स हैं बिल्कुल, तो कुछ गवर्नमेंट इन पे वो नहीं कर सकती कि ये बेटा तो
देखो गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं कि आप एक सर्टन लिमिट तक जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अब ये नहीं है कि पकड़ के उसका हाथ पैर तोड़ के और एक हाथ पैर तोड़ के उसके लेके घर चले आओ काट के, ऐसे नहीं है, रूल है ना यहाँ इंडिया में। तो उसको धमकाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं, ये नहीं कहा जाता है कि मार के उसका मुंह चेंज कर दो, मुंह हाथ बिगाड़ दो उसका, ऐसा करेगा तो वो भी जाके रिपोर्ट करे। तो इसीलिए ये लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो ना, टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है ना, सीधा से तो निकलता नहीं है। तो इसीलिए ये लोग ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। और थोड़ा सा इनको राइट भी दिया जाता है, मतलब इतना राइट नहीं दिया जाता कि जाके किसी और को धो डाल। जैसे वो न्यूज में बता रहा था ना, मैं जाके उसको इतना मारा बेचारे को, वो कहता रह गया मैं नहीं हूँ, गलत फहमी हो रही है आपको, और खूब अच्छे से धोया वो तो अच्छा हुआ वहाँ पेट्रोलियम जहाँ पे भरवा रहा था वो, वहाँ पे उसमें कैमरा लगा हुआ था तो रिकॉर्डिंग आ गई। नहीं तो फैक्टरिंग वाले तो कह रहे थे हमने मारा ही नहीं, हमने नहीं मारा है, कहीं और पिटा है। वो तो उसकी रिकॉर्डिंग दिखा दी और कोर्ट ने बहुत सारा उसके ऊपर चार्जेस लगाए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत खतरनाक। दूसरा, रिकोर्स फैक्टरिंग, नो प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड टू द क्लाइंट ऑन बैड डेट्स। नॉन, देखो ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिस्क ये लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे बैंक अगर मान लो लोन देता है तो ये लोग कह देते हैं कि ठीक है एक काम करो, इस आदमी को लोन दे दो और बाकी का जो भी अगर ये पैसा नहीं दे पाया तो हम देंगे। तो ये इनका दूसरा मतलब ये सारी फैसिलिटी देते हैं। अब दूसरा है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये बैंक को इंफॉर्मेशन देते हैं स्टूडेंट, बैंक को बताते हैं कि भाई ये आदमी को आप लोन दोगे तो ये भरोसेमंद है, ये पैसे आपके वापस कर देगा। कई बार क्या होता है, कोई कंपनी लोन लेती है ना बैंक से, तो बैंक वाले डर जाते हैं भाई ये पता नहीं पैसा चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी, जैसे विजय माल्या का देख रहे हो ना आप। तो ऐसे में क्या होता है, जो फैक्टर्स होते हैं ना इनसे पूछा जाता है भाई साहब ये बताओ ये कंपनी की क्या हालत है, तो वो लोग पता करके बताते हैं ये कंपनी पैसे लेके डूब जाएगी या दे देगी कि नहीं देगी, उसका पिछला रिकॉर्ड वगैरह चेक करके देते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। तो ये लोग जो है मदद करने का काम करते हैं, तो ये इनका दूसरा फायदा है, फंक्शन है। ठीक है, तो ये इनके हो गए थे ये। अब मेरिट्स देखो क्या क्या है, इसके फायदे क्या है। पहला, एक तो ये सस्ता प्रोवाइड करते हैं, चीपर फंड्स, ये सस्ते में प्रोवाइड करा देते हैं। और ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, लोन देते हैं तो जो लोन मैनेजर होता है वही लोन देता है, वही लोन मतलब ब्रांच हाँ हाँ, मैनेजर वगैरह वो करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैंने वो तो बात सर करता है इधर उधर। यही ये ब्रांच मैनेजर वगैरह ही फोन वगैरह लगा करके पूछते हैं कि SBI ग्लोबल प्राइवेट ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड से हाँ, कि क्या कैसी बिल्कुल, कंपनी का बैंक स्टेटस है। बैंक के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये लोग बदले में आपस में लेन देन करते हैं और वो उनकी सर्विस लेने के बदले कमीशन दें। तो जितना क्लाइंट वो लोग प्रोवाइड कराएंगे फैक्टरिंग वाले, उसके हिसाब से उनका कमीशन बन जाते हैं। जैसे मान लो फैक्टरिंग वालों ने 10 कस्टमर आज लेके आए बैंक में कि भाई इसको 50 लाख चाहिए, इसको 30 लाख चाहिए, इसको 20 लाख, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उन पे भरोसा करके दे देते हैं। अगर पैसे रिकवर नहीं हो पाए तो फैक्टरिंग वालों को बोलते हैं भाई साहब आपने जो लोन दिलवाया था वो आदमी लोन नहीं दे रहा है। तो फिर वो एंट्री मारते हैं अपनी धमाकेदार, साउथ इंडियन में जो विलन देखते हो ना साउथ इंडिया वाले, वैसे एंट्री मारते हैं और उसके बाद एकदम मूवी बना देते हैं उसका मारपीट की। तो एकदम रिकवर हो जाता है फटाफट। समझ गए। और सर जो क्या कहते हैं बैंक ने खुद से मतलब क्लाइंट्स बनाए हैं, उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होती है फैक्टरिंग वाले। उस अगर देखो, फैक्टरिंग वालों से वो कह सकते हैं लेने के, ठीक है, तो फैक्टरिंग वालों से वो कह देते हैं, तो फैक्टरिंग वाले बदले में अलग से कमीशन चार्ज करते हैं, लेकिन वो ये काम कर लेते हैं वसूली वाले। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, वी आर रनिंग लेट, हम थोड़ा लेट हो रहा है। तो आगे की जो क्लासेस है उसमें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बड़ा मतलब वैसा टॉपिक है, डिस्कस डिबेटेबल है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम करते हैं, इतना पढ़ लो और मैं स्लाइड जो भेजूंगा ना इसमें आगे का भी है, तो थोड़ा इसको पढ़ के रखिएगा, मैं तो यही कहूंगा, इससे क्या होता है और कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आपकी अगली क्लास स्टार्ट होने वाली होगी या जो भी है, इसीलिए अब ओवर करते हैं क्लास और नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ पूछना है किसी को तो बताइए अभी।